इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस वक्त हम भोपाल में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनाव मंच, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। चुनाव प्रचार का पारा हाई हो चुका है। एक दूसरे पर वार पलटवार कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की क्या है तैयारी एक बार फिर से अपनी सरकार को रिपीट करने के लिए, और क्या कांग्रेस इस बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में कामयाब हो पाएगी? किस तरीके से मुद्दे चल रहे हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ओबीसी के बड़े नेता, दमोह से सांसद, केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर से बीजेपी के कैंडिडेट प्रहलाद पटेल जी। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। प्रहलाद पटेल जी, जैसा इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपसे कहा कि आप 5 बार के सांसद, दमोह से इस वक्त के आप सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को आपको विधायकी का चुनाव लड़ाना पड़ा और आपको नरसिंहपुर भेजना पड़ा? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्र की प्रतिमा है और मेरे लिए अच्छी बात यह है कि शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति से हमारा संवाद है। आपने जो पहला प्रश्न मुझसे किया है, मेरे चुनावी राजनीतिक यात्रा में मैं 4 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा हूं, अलग अलग, और मुझे कोई भी निर्णय महीने भर से पहले नहीं बताया गया। ये नई भूमिका है जब हम पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लगभग 36 साल की इस यात्रा में मैं लौटकर अपनी जन्मभूमि में आया हूं और अपनी कर्मभूमि में आया हूं। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। कारण लोग क्या मानते हैं, समीक्षक इस पर विचार करेंगे, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि मुझे मेरे लोगों ने, जिन्हें ऐसा संघर्ष किया है कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में जितना दमन गोटेगांव और नरसिंहपुर जिले के लोगों का हुआ है, उन पर जो जुल्म हुए हैं, उनको मैं वो चीजें नहीं दे पाया। शायद मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर लौटकर वापस जा रहा हूं, शायद उन सब के लिए ये शुभ अवसर है। मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं। और रहा सवाल भूमिका का, जो भारतीय जनता पार्टी तय करती है, मेरा राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि मैं उसको बिना सोचे समझे सिर्फ हां कहता रहा हूं। नरसिंहपुर सीट आपके भाई की सीट है, आपके भाई का टिकट कटा, सिटिंग विधायक हैं और आपको विधायक का चुनाव लड़वाया जा रहा है। एक पोस्टर वहां का मैं देख रही थी, लिखा हुआ है कि मैं राम नहीं लेकिन जालम सिंह भरत जरूर हैं। तो किसको संदेश दे रहे थे आप? नहीं, मुझे लगता है कि जो राजनीतिक गिरावट है, मैंने बाप बेटे को, माँ बेटे को, भाइयों को टिकट के लिए लड़ते देखा है। मेरे भाई की जो प्रतिष्ठा है, मेरे मुंह से कहने की जरूरत नहीं, कोई भी विरोधी आकलन कर सकता है। वो 4 चुनाव लड़ चुके हैं वहां से, और मुझे कहीं और से मैंने तय किया था कि मैंने जैसे आपसे कहा कि पार्टी को तो मैंने कभी तर्क नहीं किया। जो मुझे प्रस्ताव आया था मैंने उसमें हाँ बोल दिया था। मैं अपने भाई के पास गया ये बताने के लिए, क्योंकि चुनाव कमोबेश वही लड़ते हैं। मेरी राजनीतिक यात्रा में मेरे काम करने की जो शैली है, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे लोगों से मत पूछिए, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े उससे पूछिए और मेरे बारे में राय बनाइए। लेकिन जो प्रबंधन या चिंता करना है वो मेरे भाई ही करते हैं, मेरी परिवार की भी और मेरे चुनाव की भी, दोनों बातें मैं कहता हूं। ऐसी स्थिति में उनने मुझसे असहमति जीवन में पहली बार प्रस्तुत की, और वो एक बेहद कष्टकारक दौर से परिवार हमारा गुजर रहा है। और मैं पहला अवसर है जब मैं अपने अनुज को आदेश नहीं दे सकता था, तो मैंने इनकार करके पार्टी को फैसला दे दिया कि मेरा भाई सहमत नहीं है तो मैं शायद चुनाव इस बार नहीं लड़ पाऊंगा। उसके बाद उनने हमारे अनुज से बात की। अनुज ने कहा कि मेरे बड़े भाई चुनाव लड़ेंगे तो मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, तो जब मेरी सीट खाली होगी तो फिर बेहतर है कि आप उनको वहां से लड़ाइए। ये आने वाली पीढ़ी के लिए, और जो वंशवाद का आरोप लगाने वाले लोग हैं उनके लिए ये एक मिसाल का काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं मानता हूं कि राजनीतिक जो गिरावट है लालच की और स्वार्थ की, और जो परिवार वंशवाद की बात करते हैं, उन सबको एक बार फिर से मूल्यांकन करना पड़ेगा कि राजनीति अभी इतनी गंदी नहीं हुई है, मूल्य बचे हुए हैं, जिसका प्रमाण है। इस बार आपकी पार्टी ने अपने विरोधियों को नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को भी चौंका दिया है, बड़े फेसेस को मैदान में उतारकर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव टिकट कटने से लोग नाखुश हैं, तो मिलने से भी कई लोग नाखुश हैं। आपका भी क्या कुछ ऐसा ही हाल है? क्या फीडबैक आपके पास? नहीं, मुझे लगता है कि चौकी कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर नहीं है।
कमलनाथ जी बहुत दावा करते थे हम 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर देंगे। उनने घोषणा की थी, आज कर पाए, 30 दिन बचे। हमने नहीं की थी, लेकिन हमने 100 दिन पहले उम्मीदवार घोषित कर दिए। चौके हमारे प्रतिपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस चौकी है। मैं समझता हूं ये अनुमान जो गड़बड़ाए हैं कांग्रेस के, ये कांग्रेस के साथ होना ही था, क्योंकि कांग्रेस के पास में नेतृत्व नहीं है, थका हुआ नेतृत्व है और बेदाग नेतृत्व नहीं है, जो मेरा आरोप है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस ढंग से हम विचार नहीं करते हैं। हमने, पार्टी ने फैसला किया और जिस क्रम से पार्टी काम करती है उस ढंग से हमने सामान्य तौर पर काम किया, हमने किसी को चौंकाया नहीं, लेकिन चौंक गए लोग जो अनुमान लगाए बैठे थे। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रहलाद पटेल जी को लाया इस वजह से गया है ताकि शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया जाए। विपक्ष सीधा सीधा कह रहा है भाई, इतने सालों की आपकी सरकार, आप एक चेहरे के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते। मुझे लगता है कि राजनीति अटकलबाजियों से चलती नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं चलती। और जब आप मुझे कहते हो कि मैं पिछड़ों का बड़ा चेहरा हूं, तो बहुत सारे लोग तो मेरी जात भी नहीं जानते थे, जबकि मैं इतनी जगह से चुनाव लड़ा। लेकिन विकल्प कौन होगा, परिस्थितियां क्या होंगी, ये अनुमान लगाना मुझे लगता है जल्दबाजी है। आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, बाकी लोगों को भी करना पड़ेगा। लेकिन पार्टी ने तय किया कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, हम सामूहिक नेतृत्व के तौर पर सामने जाएंगे, तो मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, हमको तो है नहीं। ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं, इसके पीछे की वजह राहुल गांधी हैं। वही हर जनसभा में, हर एक रैली में घूम घूम कर जातियां गिनने की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ओबीसी फैक्टर को साधना है तो प्रबल दावेदार तो आप ही हैं। आपको इस सवाल के लिए मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। और जो लोग यहां पर 30 साल के आसपास की उम्र के बैठे लोग हैं या सुन रहे हैं मुझे, मैं पहली बार सांसद बना था, 9वीं लोकसभा का सबसे कम उम्र का सांसद था। 89 में मैं लोकसभा का सांसद बन गया। उस समय मंडल कमीशन की क्या स्थिति इस देश के भीतर थी, ये देश भूला नहीं है अभी। तब दूरदर्शन होता था, मेरा आखिरी इंटरव्यू था और सरकार गिर गई थी। मुझे लगता है कि इस उम्र में भी आप अपने विचार को स्पष्ट कर सकते हैं। और मैंने उस इंटरव्यू में कहा था, मैं पिछड़ा नहीं हूं, मेरी जाति पिछड़ी है। ये जो जाति का दावा करने वाले लोग हैं, ये अपना जाति और धर्म बताने में कतराने वाले लोग हैं, लेकिन दूसरों की जातियां गिनाने वाले लोग हैं। ये समाज को कमजोर करने की नीयत है। और इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि यदि आपने इतने लंबे कालखंड में कभी पिछड़ों को कुछ दिया हो, उसको बताइए, लोगों को उकसाने की कोशिश मत करिए। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, मैंने अपना इतिहास बताया 34 साल पहले, जब मेरी उम्र कुछ नहीं थी। लोग कहते हैं कि नौजवान को कितनी समझ आती है। आज भी मैं अपने विचार पर कायम हूं और मैं गर्व के साथ कहता हूं, मोदी जी की जाति किसी ने इस देश में नहीं पूछी और उनको 2 बार चुनाव जिताया। लेकिन मैं, अब मुझे कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं राहुल गांधी कि पिछड़ा प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मध्य प्रदेश में अगर हैट्रिक है हमारी 3 मुख्यमंत्रियों की, तीनों पिछड़े हैं। और जितने भी हमारे सांसद हैं वो 27% से ज्यादा पिछड़े हैं। विधायक हैं वो 30% से ज्यादा पिछड़े हैं। जो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा है वो मोदी सरकार ने दिया है, आपने क्या दिया? और उसके बाद ये जहर फैलाने का काम करना, ये समाज को कमजोर करने की कोशिश है। और इसका मुझे लगता है कि चुनाव के लालच में या सत्ता प्राप्त करने के लिए सीमा तक गिरना, ये कांग्रेस की फितरत है, इससे उसको बाज आना चाहिए। जातिगत जनगणना पर आप लोगों का स्टैंड क्या है, ये विपक्ष को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। और क्या ये आपकी गले की फांस बन गया है? एक उदाहरण मैं ऐसे ले रही हूं कि आप उमा भारती के करीबी माने जाते हैं, दीदी के करीबी हैं, लेकिन जब वो जातीय जनगणना का समर्थन कर रही हैं, नाराज चल रही हैं फिलहाल वो पार्टी से, ऐसी अटकलें हैं, तो क्या अब प्रहलाद पटेल जी ने भी साथ छोड़ दिया दीदी का? मुझे लगता है कि मैंने अपने 34 साल पहले का स्टैंड आपको बताया और मैंने ये भी कहा कि मैं भी आज भी अपने उसी विचार पर कायम हूं। और मैं आज फिर कह रहा हूं, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, पहले वो अपनी जाति बताएं, तो फिर इस सवाल का जवाब मैं भी दे दूंगा। राहुल गांधी बताएं कि उनकी जाति क्या है। तो ये उसका एक और तरीका है। मेरे आराध्य परम पूज्य श्री जी ने एक बार मुझसे प्रश्न किया, युगों परिवर्तन का काट सिद्धांत क्या है, मूल सुधार या भूल सुधार? आप भी जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं भी नहीं दे पाया। बाद में उन्होंने मुझे कहा कि ये प्रश्न ही अधूरा है। ये ऐसे अधूरे प्रश्न समाज के बीच में पूछे नहीं जाने चाहिए जिसमें आधा गलत उत्तर देने के लिए आदमी मजबूर हो। ये प्रश्न गलत समय पर पूछे जा रहे हैं, गलत नीयत से पूछे जा रहे हैं, कांग्रेस का षड्यंत्र है। और इसलिए मैं विनती करता हूं कि कम से कम चुनाव के बीच में
ये आग से खेलने का काम कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। जिन राहुल गांधी का जिक्र हो रहा है उन राहुल गांधी को तो आप सीरियस ही नहीं लेते हैं। अब एक नेता अजय सिंह के नाम के साथ राहुल जुड़ा हुआ है नाम के आगे, तो आपने तो उसका भी मजाक उड़ा दिया। देखिए, विनोद के साथ विरोध करना ये लोकतंत्र की ताकत है। अगर अजय सिंह जी, जिनके पिताजी का मैं सम्मान करता था, मैं उनके समय से राजनीति कर रहा हूं, वो नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश विधानसभा में, और उन्हें ये नहीं पता कि कोल स्कैम कब हुआ। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कोल मंत्री था, और मुझे गर्व है कि एकमात्र प्रहलाद पटेल है जिसका किसी कागज पर नाम नहीं है। मेरी साख है मेरे पास, बाकी मेरे पास कुछ है नहीं। और 2004 से 14 तक मैं सांसद भी नहीं था। इतनी झूठी बातें, तथ्य से इतनी परे, कोई इतना जिम्मेदार आदमी सार्वजनिक मंचों से कह दे, क्या निंदा करेंगे? शब्द है ही नहीं इसके लिए। इनको वास्तव में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो मेरे भाई ने नोटिस दिया हुआ है। लेकिन राहुल गांधी तो सीरियसली चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी आ रही हैं, ओबीसी की बात कर रही हैं, कह रही हैं आदिवासियों को आप लोग ठगते हैं, उन्हें आप लालची और झूठी बता रहे हैं। अब घूम फिर के वो दूसरे प्रियंका जी आ गई। अब वो कहती हैं कि साहब मध्य प्रदेश सरकार ने वनाधिकार आदिवासी को छीन लिए। क्या ये सच है? मैं कह रहा हूं कि देश में अगर कोई सरकार है जिसने आदिवासियों को अधिकार दिए, पेशा कानून दिया, वनाधिकार के कानून दिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, तो अव्वल दर्जे पर है तो वो शिवराज जी की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है। वो कहते हैं मनरेगा बंद कर दिया। यहां बैठे हुए लोग बुद्धिजीवी हैं, सुनने वाले लोग वही हैं। क्या ये सच है? पर उसके बाद वो, उसके पहले और भी कह गई वो। तो मुझे लगता है या तो कि साहब वो तो गिनती नहीं होने देते आदिवासियों और हरिजनों की। इस देश में आजादी के बाद से सेंसस हो रहा है, और प्रियंका गांधी मन से ये बात कर रही हैं। कोई भोला भाला व्यक्ति होगा, शायद उसको हो जाए। ये षड्यंत्र है, वो अज्ञानी नहीं है। तो हमारे यहाँ एक दूसरी वाणी में कहता हूं माओ से कि सोते को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना करे उसे नहीं जगाया जा सकता। प्रियंका गांधी उन्हीं में से एक है। ये दावा तो इसलिए कर रहे हैं ना कि दिखाने के लिए मॉडल है, कमलनाथ मॉडल है, छिंदवाड़ा का मॉडल है। कमलनाथ तो बड़ी ही कॉन्फिडेंस से बताते हुए नजर आते हैं कि हमने जो किया छिंदवाड़ा में, वो बीजेपी इतने सालों के शासन में मध्य प्रदेश में कर नहीं पाई। करना भी नहीं चाहिए। छिंदवाड़ा का मॉडल भ्रष्टाचार का मॉडल है। मूल्यों से अनाथ, भ्रष्टाचार के नाथ वाला मॉडल है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सांसद निधि और जनसंपर्क निधि का मामला नोटिस में लिया था। राज्य की सरकार ने कार्रवाई नहीं की। मुझे लगता है कि सांसद के नाते इतना बड़ा आदमी जिसके पास संसाधनों की कमी नहीं, और जिस प्रकार से उन्होंने सांसद निधि का बंदर बांट किया, सरकारी धन को अपने चहेतों में बांटा, वो कह रहे हैं, वो भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं। मुझे आश्चर्य लगता है। जो छिंदवाड़ा के, देखिए, जीत के पीछे के कारणों को भी देखना होगा। मैं भी उनके खिलाफ एक चुनाव लड़ा हूं। कभी उनसे पूछिए, जिक्र करेंगे वो कि खुश है या नहीं है। मैं भी उनके खिलाफ एक बार उम्मीदवार रहा हूं, और मैं बुलेट पर चुनाव लड़ा था, वो हेलीकॉप्टर से चुनाव लड़ रहे थे। और इसलिए मुझे लगता है कि नैतिक मूल्यों की बातें अगर करना है तो उसके लिए आचरण जरूरी होता है। हमें वो करना चाहिए। अगर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो पहले खुद सफाई दें। मैंने उन पर आरोप लगाया था कि आपने मुख्यमंत्री काल में 550 करोड़ रुपया अपनी एक चहेती कंपनी को दिए, उसने एक ईंट भी नहीं रखी। आप दें जवाब। न कांग्रेस देती है, न कमलनाथ जी देते हैं। आप अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब नहीं देंगे, दूसरे पर बातों में आरोप लगाते जाएंगे। ये ठीक नहीं। लेकिन इन्हीं कमलनाथ के चेहरे पर जो 2018 का चुनाव बीता, पूरा महाकौशल, कांग्रेस ने अच्छी जीत हासिल की और आपको शिकस्त दी। तो इस बार महाकौशल में प्रहलाद पटेल के आने से कुछ बदलेगा? देखिए, प्रहलाद पटेल चुनाव नहीं लड़ते तब भी महाकौशल में जीत होनी थी। मैं 2003 की पुनरावृत्ति देखता हूं। ये कमलनाथ वही कमलनाथ थे। तब हमने छिंदवाड़ा की 8 सीटें जीत ली थी। और मैं सिर्फ घोषणा नहीं करता, मेरा स्वभाव, मेरे बारे में जानते हैं। कमलनाथ जी ने आज उम्मीदवारी तय हुई है, वो चुनाव लड़ेंगे। अपन परिणाम की बात करेंगे। अगर छिंदवाड़ा में कांग्रेस का सफाया नहीं होगा तो मैं अपने राजनीतिक के अनुभव के बारे में सोचूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं आज। और इसलिए मुझे लगता है कि एक बार ये फैसले हो जाना चाहिए। 2003 में हमने, उस समय 41 सीटें थी और सिर्फ एक कांग्रेस को मिली थी। ठीक है, पिछली बार गलती हुई है, इसलिए तो हम इतना परिश्रम कर रहे हैं और हम अपने काम में लगे हैं। लेकिन प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बनेंगे इसलिए कोई फर्क हो जाएगा? उम्मीदवार में नहीं भी होता तब भी हम यही परिणाम लाते हैं जो आज दिख रहे हैं।
छिंदवाड़ा आपकी नजर में कोई चुनौती नहीं है, जिस विकास मॉडल की बात कमलनाथ करते हैं, आपकी नजर में छिंदवाड़ा क्या है? देखिए, छिंदवाड़ा को मैं संसाधनों से भरा सुंदर जिला मानता हूं। लोग अच्छे हैं और इसलिए मैं ये चाहूंगा कि उनको न्याय मिले। किसी भी विकास के मॉडल के लिए जमीन होना चाहिए, जंगल होना चाहिए और जल की गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से बिल्कुल सही है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से छिंदवाड़ा बेटर कनेक्ट हुआ है, रेलवे लाइन वहां पहुंच गई है, सड़क मार्ग से नागपुर पास में, तो व्यवसाय के लिए तो वो सबसे बेहतर क्षेत्र है। दूसरा, जो ऐतिहासिक और विरासत वहां पर है, जिसकी चर्चा कभी कांग्रेस और कमलनाथ ने नहीं की, मेरा आरोप है उन पर। जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं दक्षिण विजय के, वो सब छिंदवाड़ा की धरती पर हुए और उसके बाद भी वहां जो बावड़ियां बनी हैं उनकी चिंता नहीं हुई, वो चिंता भी शिवराज जी की सरकार ने की है। तो मुझे लगता है कि विरासत से कमलनाथ का कोई संबंध नहीं, इतिहास से कमलनाथ का कोई संबंध नहीं, वहां के इतने सुंदर वनों और रहने वाले वनवासियों के हितों पर कोई उनका विजन हो तो वो बताएं। चंद चीजें दिखाकर आप विकास का मॉडल दिखाना चाहते हैं, ये विकास का मॉडल नहीं है। और मैं भ्रष्टाचार की बात मैंने कही है, पानी था, नदी थी, पैंच था, कनान था, कोयले की खदानें थी, आपने क्या दिया? आपने अगर एक खदान खोली हो, मैं कोयला मंत्री भी रहा हूं अटल जी की सरकार में, मैंने खोली थी, आपने परमिशन देने में अड़ंगा लगाया था। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना। विकास का मतलब होता है आपके पास कोयला, क्या नहीं है वहां? कोयला है, जंगल है, वन्य जीवों की भरमार है, एक तरफ पैंच है, दूसरी तरफ पचमढ़ी का सुंदर वन है, तो नदियां इतनी अच्छी है, 12मासी नदियां हैं, किसी जिले में नहीं बची हैं लेकिन वहां पर हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब के बावजूद भी विकास का पैमाना क्या है वहां पर? तो ये मॉडल भ्रष्टाचार का मॉडल है। अभी भी छिंदवाड़ा में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। तो इतने सालों से आपकी सरकार रही है, आपको लगता है कि छिंदवाड़ा में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, आप लोगों ने क्या कदम उठाए कमलनाथ के खिलाफ छिंदवाड़ा में जांच के लिए? दिक्कत क्या है कि जब कार्रवाई होती है तो फिर लोग चिल्लाते हैं कि साहब हम पर प्रतिशोध की बात हो रही है। लेकिन इनका मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री हूं। इनने एक मसाले की फैक्ट्री खुलवाई थी जो बंद पड़ी थी। मैं जब मुझे बताया तो वो तो चालू हो गई, लेकिन ये चालू नहीं कर सके। लेकिन हां, कार्रवाई करने की जहां तक बात है, इस बात को लेकर एक बार समाज में ये मन बनना चाहिए कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस कार्रवाइयों के साथ समाज को खड़ा होना चाहिए, ये आज समय की मांग है। लगता है आपको कि कमलनाथ आप ही के पिच पर आकर अब खेलने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, कमलनाथ कहते हैं देखिए छिंदवाड़ा आकर देखिए, सबसे ऊंची मूर्ति मैंने हनुमान जी की लगवा दी है। वो कहते हैं, आप कहते हैं कि सनातन देश होना चाहिए, कमलनाथ कहते हैं कि हमारा देश तो हमेशा से सनातन रहा है। ये उनका निजी बयान है, न पार्टी मानती है, न उनके नेता मानते हैं। और अगर आपने ध्यान से देखा हो कि सिर्फ कमलनाथ छिंदवाड़ा जिले के भीतर हिंदू हैं, आप बाहर कहीं कहा हो तो आप एक नाम बताइए कि ये कर दिया। वो 1.5 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बताएं। छिंदवाड़ा में उनका अस्तित्व का संकट पैदा हुआ है, इसलिए आप छिंदवाड़ा के बाहर उनका हिंदुत्व नहीं बता सकते। और उनकी कोई भी नेता या उनकी पार्टी कभी भी उनके बयान का समर्थन नहीं करती। 2 नेता हैं, बेचारे बुजुर्ग नेता हैं, मैं उनको बूढ़ा नहीं कहूंगा, दिग्विजय सिंह जी हैं और कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो छिंदवाड़ा की सीमा में बोलते हैं, और जो दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं वो मध्य प्रदेश में भी जाती है और मध्य प्रदेश के बाहर भी जाती है। वो PFI पे जो बोलते हैं, जो बाकी हम लोगों के बारे में बोलते हैं, जरा बताएं कि वो गलत बोल रहे हैं। नहीं, उस पर नहीं बोल पाएंगे, उस पर वो चुप रहेंगे। मैं तो दूर ही नहीं जा रहा हूं, बाहर किसी का बयान का जब उत्तर ना दें वो, लेकिन दिग्विजय सिंह की राय से वो सहमत है या नहीं वो बता दें, तो तय हो जाएगा कि वो कितने बड़े हिंदू हैं। कमलनाथ जो सीधे सीधे कहते हैं वो ये कहते हैं कि इस सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, सिर्फ MP को लूटा है, MP के लिए कोई काम करके नहीं दिखाया। और जिस भ्रष्टाचार का आरोप आप कमलनाथ पर लगा रहे हैं, वो आरोप प्रियंका गांधी आपकी सरकार पर लगा चुकी हैं, वही आरोप कमलनाथ आपकी सरकार पर लगा चुके हैं कि ये है 50% कमीशन की सरकार। मैं 3 आंकड़े देता हूं, कोई लंबी बातें नहीं करता। सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पूरा कार्यकाल मिला लिया जाए और हमारी सरकार का कार्यकाल मिला लिया जाए, कितने प्रतिशत का फासला है? 10 गुना सिंचाई की क्षमता इसी सरकार ने बढ़ाई है। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं, मैं जल जीवन मिशन मेरे पास है, जल शक्ति राज्य मंत्री हूं।
कमलनाथ जी के समय वो घोषित हुआ था जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को। 21 तक कमलनाथ जी थे। इस प्रदेश में कुल 2.5% ग्रामीण परिवारों को पानी पहुंचा। शिवराज जी सरकार में आए, इन 30 सालों में 60% पर पहुंच गया। उन्हें जवाब देना चाहिए। आप पैसा इसलिए नहीं खर्च करना चाहते हो, जबकि पैसा मेरे मतलब जल जीवन मिशन में कभी भी 70,000 करोड़ से कम नहीं रहा भारत सरकार के पास, और हमेशा कैरी फॉरवर्ड हुआ है। वही स्थिति प्रधानमंत्री आवास में। मुझे लगता है कि सिंचाई में, खेती में, जो ग्रामीण विकास की चीजें हैं, कोई रोड नेटवर्क इतना छोटा, मुख्यमंत्री सड़क योजना बन गई जहां प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं। ग्रामीण विकास की जितनी भी रीढ़ की ताकत हो सकती है, उसको मजबूत करने का काम भाजपा की सरकार ने किया। जरा वो सब बताएं क्या भ्रष्टाचार हुआ। पर मैंने तो गिना दिया कि आप 1.5 साल में आपने जल की योजना लेकर आए थे, और आपने ये मैंने आरोप लगाया आप पर। आप जवाब दो। जब इतना सब कुछ अच्छा काम भाजपा सरकार ने किया है, तो फिर मैं घूम फिर कर आ गई, चेहरे पर इतना संशय क्यों है? क्यों आप विपक्ष को ये मौका दे रहे हैं कहने का कि देखिए रैली हो रही है 1-1, 1.5 घंटे की, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं ले रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के फैसले का इंतजार करना चाहिए, और कोई ज्यादा दुखी होने का काम नहीं। कितना शोर मचाया, गुजरात मॉडल आने वाला है, गुजरात मॉडल आने वाला है, शिवराज जी के सहित मंत्रिपरिषद को टिकट ही नहीं मिलेगी। किसने कहा? हमने तो नहीं कहा। जब लिस्ट आई तो सारी चीजें खत्म हो गई। ये परसेप्शन बिगाड़ने का काम कांग्रेस कर रही है, और इसलिए मैं चाहता हूं आप लोगों से, जो चौथा स्तंभ है, आप समीक्षा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कांग्रेस परसेप्शन बिगाड़ने की काम कोशिश कर रही है, वो उसमें सफल नहीं हो सकती है भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए ये नीतिगत फैसले है कि हम 5 राज्यों में एक जगह पर नेता घोषित करेंगे, दूसरी जगह नहीं करेंगे। पार्टी ने सोच विचार का फैसला किया होगा, और हमारी नीति कभी ऐसी नहीं रही है। नीति बनती है और हम उस पर लगातार चलते भी हैं। तो क्या इसीलिए प्रहलाद पटेल जी को चुना गया है महाकौशल में कि आप संकट मोचक की तरह रहे? आपको मणिपुर भेजा तो वहां पर सफलता मिली, पश्चिम बंगाल में जिस हिस्से की जिम्मेदारी आपको दी उस हिस्से में भारतीय जनता पार्टी का कमल आपने खिलाया, इसलिए अब महाकौशल में उतारकर भी संदेश है कि यहां भी अब छिंदवाड़ा को हम हराकर मानेंगे, छिंदवाड़ा मॉडल को फेल कर देंगे। पहले से तो छिंदवाड़ा मॉडल है नहीं, वो भ्रष्टाचार का मॉडल है। उसे खत्म करना ये मेरा कर्तव्य भी है और संकल्प भी है। और जहां तक सवाल जिस जिले में मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं नहीं लड़ता तब भी 4 सीटें भाजपा ही जीतती। वो मेरे भाई का पुरुषार्थ पर्याप्त था, पार्टी का काम पर्याप्त था। लेकिन जो तीसरी बात आपने कही है, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इकट्ठा था, तब शिवराज जी युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था। कैलाश जी हमारे उपाध्यक्ष थे, नरेंद्र सिंह जी पहले मंत्री, बाद में उपाध्यक्ष रहे। मैं 4 लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम 4 काम करते थे। 86-87 में जब युवा मोर्चे में काम करते थे, तब भी एक टीम थी। आज फिर से वही टीम है। कोई जिम्मेदारियां हैं, कोई केंद्र में मंत्री है, कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी है, कोई मुख्यमंत्री है, लेकिन हम लोगों में आपस में कहीं कोई प्रतिस्पर्धा ना थी, ना है, और ना भविष्य में रहेगी। मैं दावे से कहता हूं, मैं आपको खुले मन से कहता हूं, जिसको दुविधा उसको दूर कर लेना चाहिए। मैंने 4 नाम लिए। आज भी सबसे लोकप्रिय कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में है हम चारों में, तो शिवराज जी। ये स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? और कोई दुविधा फैला रही है कांग्रेस, ये किसी के मन में भ्रम नहीं होना चाहिए। मेरे जैसा आदमी गर्व के साथ कहता है, हमारी पूरी टीम में आज के दिन सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो वो शिवराज जी हैं। लेकिन प्रहलाद पटेल जी की भी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो चर्चाओं में रहती हैं, सफाई को लेकर आपका नाले में उतर जाना, सड़क पर आपका बैठकर देखना, नर्मदा की यात्रा करना है तो पैदल पैदल करना, तो क्या ये प्रतिस्पर्धा की तरफ एक कदम? लेकिन नर्मदा परिक्रमा राजनीति से उसका कोई वास्ता नहीं। मैं उन लोगों में से हूं जिनने कहा कि मैं नर्मदा का सेवक हूं, परिक्रमावासी की सेवा करता हूं। दिग्विजय सिंह मेरे राजनीतिक जीवन में विरोधी भर नहीं थे, शत्रुता की सीमा तक गए। ये सब तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं। लेकिन जब वो नर्मदा परिक्रमा पर गए तो मैं सपत्नीक उनसे मिलने गया, और मैंने कहा कि कोई सेवा हो तो जरूर बताइए। हम खानदानी नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करने वाले लोग हैं, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। रहा सवाल स्वच्छता का, जिसमें आत्म अनुशासन होगा वही स्वच्छता कर सकता है। स्वच्छता बातों से नहीं होती है। अगर आपके भीतर नहीं है स्वच्छता करने का मन, ना आप घर में करेंगे ना बाहर कर पाएंगे। ये आत्म अनुशासन की ताकत है। मैं गांधी के समय बोलते समय कहता हूं कि गांधी से कुछ चीजें सीखनी चाहिए। हम राजनीति में कुछ अनर्गल बातें करते हैं, हम नशा मुक्ति की बातें करें, तो ये तो स्व अनुशासन की बात है कि हम खुद नशा मुक्त होंगे तब दूसरे को नशा मुक्त कर पाएंगे।
आने वाली पीढ़ी के विकास की गारंटी दे पाएंगे। और इसी प्रकार से स्वच्छता ये भी स्व अनुशासन है, और इसलिए ये बातों में नहीं हो सकता। और इसलिए जब मैं करता हूं तो मेरा कर्तव्य, और मेरे गुरुदेव, मेरे आराध्य परम पूज्य शिवासी जी ने कहा, उनने तो बड़ी बात की कि तुम्हारे भीतर के जितने कचरे हों उनको निकाल कर फेंकोगे तो दुनिया में कभी तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बाहर के कचरों भर को फेंकने से काम नहीं चलेगा, भीतर के कचरों को भी फेंको। तो हम तो भीतर और बाहर दोनों के कचरे को ढोने वाले आदमी हैं, हमको ये शिक्षा मिली है, इसलिए मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए तो गर्व की बात है। इतने आश्वस्त आप नजर आ रहे हैं, लेकिन जितनी भी सर्वे हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, वो तो आपके फेवर में नहीं आ रही हैं। मध्य प्रदेश पे आपकी सरकार रिपीट करे, ऐसा अभी तक एक भी सर्वे या एक भी ओपिनियन पोल सामने नहीं आया है। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ रहा है उससे। आपका सर्वे हुआ भी कि नहीं? आने वाला है, बस हम उसका इंतजार करेंगे। बाकी जो सर्वे आते हैं हम आपके सर्वे का इंतजार करेंगे। गौरव जी को सवाल। प्रहलाद जी देखें, आपने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इतने लोकप्रिय नेता हैं शिवराज जी जैसे, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपके पीछे पड़ी हुई है। मेरे पास 2008 से लेकर के 2018 तक का आंकड़ा है। हर चुनाव में 4% वोट कांग्रेस पार्टी अपना बढ़ाती आई है, और पिछले चुनाव में आपसे 0.1% पीछे रह गई थी, लेकिन सीट तो ज्यादा ही ले आई थी। तो भाई वो तो यही सोच रहे हैं ना कि हम तो पहुंच गए, हमने तो सरकार बना ही ली थी, तो इस बार हम और बेहतर करेंगे। प्लस उनको ये लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने उनकी सरकार गिराई, जनता में ये बड़ा नेगेटिव मैसेज गया है, और इसकी सहानुभूति कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, आपको नुकसान होगा। मुझे लगता है कि इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उनको ये तय करना होगा कि उनकी सरकार क्यों गिरी। लेकिन मैं उनसे ही पूछता हूं, कमलनाथ जी से ही पूछता हूं, शिवराज जी के बारे में उनका स्टैंड क्या है? अभी पिछले 1 महीने में वो 7 बार अपना स्टैंड बदल चुके हैं। पहले उनके खिलाफ हमलावर थे, फिर उनको निधि बता दिया, फिर उनको अब टिकट ही नहीं मिल रही है, अब मिल गई है तो कुछ और कहना शुरू हुआ। 7 बार कांग्रेस का स्टैंड शिवराज जी के बारे में बदला, और इसलिए मुझे लगता है कि भ्रम में है कांग्रेस, और भ्रम की राजनीति करती रही है। ये मैं तात्कालिक रूप से नहीं कह रहा, और जो उनका प्रतिशत कम होने के बाद उनको सीटें ज्यादा मिल गई, उस कमजोरी को भाजपा ने स्वीकार किया और उसे दूर करने का संकल्प लिया। वो संकल्प ही विजय का कारण होगा 2023 का, मुझे कोई संदेह नहीं। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इसलिए हाई है, कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोग बेशक अपने काम, अपने इतने सालों का शासन गिना रहे हैं, लेकिन आपको जरूरत तो कांग्रेस के लोगों की पड़ी गई ना। जो लोग आपके साथ कांग्रेस से निकल कर आए, उनके बलबूते पर अब आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरे एक स्वर्गीय मित्र थे, बहुत निकट के दोस्त थे, वो पत्र बहुत लिख गए, बहुत सारी बातें लिख गए, उसमें एक बात ये भी लिख गए थे, पुराने खत पढ़ने का मजा यह है कि जवाब नहीं देने पड़ते, लेकिन यहां जवाब देने पड़ते हैं। जो चीज बीत गई, अब तो निर्वाचन की घोषणा हो गई है, लक्ष्य तय है, 17 के आगे पीछे कुछ हो नहीं सकता, 3 तारीख का इंतजार करेंगे। और जो लोग विकास के मुद्दों पर बहस करने तैयार नहीं है, यही कांग्रेस की कमजोरी है। उन्हें हमारी गरीब कल्याण पर बहस नहीं करना, महिला सशक्तिकरण पर बहस नहीं करना, यहाँ की सिंचाई क्षमता पर बहस नहीं करना, यहाँ के टाइगर स्टेट पर बहस नहीं करना, यहाँ के पर्यटन पर बहस नहीं करना, यहाँ की विरासत पर बहस नहीं करना। हम सुंदर राज्य हैं, संसाधनों वाले राज्य हैं, संभावनाओं वाले राज्य हैं, जहां से उनको बहस शुरू करना हो उस पर वो नहीं करेंगे। सुंदर राज्य हम बहस करने तैयार हैं। संसाधन है, चलो आपने क्या किया, हमने क्या किया, फैसला करेगी जनता। नहीं, तैयार नहीं है। आगे भविष्य में क्या करना चाहते हो आप बता दो, नहीं, इसमें भी तैयार नहीं है। तो मैं कहता हूं लाडली बहना पर स्टैंड तय कर ले कांग्रेस कि वो चाहती है नहीं चाहती। मैं यही पूछता हूं, चलिए हमारी योजनाओं को आप क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन आप अपनी राय भी तो बताओ। तो आप ना तो आलोचना कर पा रहे हो। महिला आरक्षण इसका गवाह है, अटल जी की सरकार के समय 3 बार आया, कांग्रेस ने विरोध किया, इस बार मजबूरी थी कांग्रेस की, इसलिए वोट दिया कांग्रेस ने, ये सच्चाई है। लेकिन हम कहते, हम आचार्य शंकर को भी मानते हैं, और हम मानते हैं 2000 साल पहले हमारी मातृशक्ति का स्थान हमसे ऊपर था। गुलामी ने हमको पर्दे के भीतर किया है, ये हमारी मान्यता है, और इसलिए ये सीढ़ियां हैं, हम पहुंचाना चाहते हैं, बराबरी पर नहीं। जो स्थान है, जैसे मैं आज भगवती की पूजा करके आया, मैंने आपसे कहा था, तो एक पंक्ति मैं आपसे कहूंगा, ये भगवती इसी बात की ताकत देती है जो सिखाती है, जिसे हम शक्ति कहते हैं, कि दानवों से लड़ने के लिए महादानव नहीं बना जाता, शक्ति बनना पड़ता है। और ये रास्ता हम सबको भी सोचना होगा। जो मजाक उड़ाते रहते हैं, राजनीति में इतने उथले हो जाते हैं, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। शक्ति की सामर्थ्य को समझिए, और शक्ति जिसके पास होती है, ना वो डरता है ना डराता है, डर को खत्म करता है। तो ये चीजें हैं जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए।
तो हम बेमतलब की बातों में समय गुजारें, ये ठीक नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रहलाद पटेल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए और ये बताने के लिए कि मध्य प्रदेश में आपका जो दावा है दोबारा सरकार बनाने का, एक बार फिर से रिपीट करने का, वो कितना मजबूत है। बहुत शुक्रिया सर। सच साबित होगा, आप चिंता मत करिए।